नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे ज्योतिषाचार्य के पास में पहुंचे हैं जो कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के टीचर्स हैं और ज्योतिष विद्या में काफ़ी उनको ज्ञान है, और चलेंगे और उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बच्चों को वो काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। हमारा सबसे बड़ा आज विषय ये है, मैं राजेंद्र करनाल, समाचार दर्पण न्यूज़ चैनल से। हमारा सबसे बड़ा विषय ये है कि जो आज के नई पीढ़ियां हैं और रिश्ते और नाते टूट रहे हैं, जो शादी विवाह हो जाती हैं, कई घरों के जो शादी होने के कुछ ही दिन के बाद में जो घरों के अंदर दरार आ जाती है, उस विषय पे चलेंगे और बातचीत करने का प्रयास करेंगे और ज्योतिषाचार्य से पूछने का प्रयास करेंगे कि ये रिश्ते क्यों टूटते हैं, क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से घरों के रिश्ते टूट रहे हैं। आजकल संस्कार काफ़ी ख़त्म हो रहे हैं। तो हम चलते हैं और बातचीत करने का प्रयास करते हैं राजेश पाल जी से। पहले तो हम उनका इंट्रोडक्शन लेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? क्या पूरा शुभ नाम क्या है आपका? सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं गौतित राजेश पाल उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान में प्रशिक्षक के रूप में मैं कार्यरत हूँ। ज्योतिष एवं वास्तु करा रहा हूँ। और ज्योतिषाचार्य जी, सबसे पहले ये बताएं कि आज की जो युवा पीढ़ी है, जैसे ही शादी हो जाती हैं तो उनके 2 महीने बाद, 6 महीने के बाद में घरों में अचानक दरार सी आनी शुरू हो जाती है। परिवार में जो नई बहू होती है वो अलग हो जाती है, सास ससुर के रिश्ते अलग हो जाते हैं। ऐसा क्या कारण है कि आज के रिश्ते जो हैं वो लंबे समय तक नहीं चल रहे? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे जो मुनीषियों ने ज्योतिष के अंदर खोज करके दी कि इसमें कुछ घटक हैं शादी करने से पहले क्या क्या हमें देखना चाहिए। कुछ चीज़ें तो पिता देखता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है विद्वान या ज्योतिषाचार्य ही देख करके बता सकता है। कुंडली के अंदर सारी चीज़ें पता लग जाती हैं हमें, यदि आप उसका अवलोकन कराएं। कुंडली और अष्टकूट मिलान, इसमें होते हैं 8 घटक अष्टकूट मिलान में। इसे मिलाने का सबसे बड़ा मकसद हमारा यही है कि हम स्थायित्व देखें, वर और कन्या का स्थायी ये रिश्ते टिके भी रहेंगे। सौहार्द देखते हैं, आपस में समृद्धि देखते हैं, शांति देखते हैं, संबंध कैसा रहेगा, आपस का संबंध कैसा रहेगा, आचार विचार कैसे रहेंगे, नाम पसंद नापसंद कैसा रहेगा, मानसिक और भौतिक के बारे में भी हम कुंडली के माध्यम से पता करते हैं। सबसे पहले हमें कुंडली देखना होता है कुंडली के माध्यम से, उसके बाद हम अष्टकूट मिलान करते हैं। अष्टकूट मिलान के अंदर 8 चीजें होती हैं। वर्ण, इसमें टोटल 36 गुण होते हैं। इसमें होते हैं वर्ण, वश्य और तारा, योनि और ग्रह मैत्री, गण और भुकुट और नाड़ी। इसीलिए इसे अष्टकूट मिलान कहते हैं। इसमें 36 नंबर, 36 मार्क्स मिले हुए होते हैं। लेकिन ज्योतिष जी, ये कहते हैं कि कितने गुण ज़्यादा से ज़्यादा मिलने चाहिए जो एक सही परिवार में एक रिश्ता जो है वो बना रहे, घरों के अंदर जो है जो दरार ना आए? तो कितने गुण मिलना बहुत ही ज़रूरी होता है, थोड़ा बताना चाहेंगे? देखो, गुण से हम सिर्फ व्यवहार नियंत्रण, क्योंकि रिश्ते टूटने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फिजिकल, जैसे वर्ण दोष आ गया किसी कुंडली के अंदर, तो इसमें व्यवहार बदल जाता है। खासकर लड़की का वर्ण उच्च नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि लड़के को तुच्छ समझने लगती है। हमें यह देखना है कि यदि किसी भी घर में वर या वर के घर में कन्या जा रही है तो नियंत्रण वर का होना चाहिए। तो इसलिए यदि लड़की का उच्च वर्ण है तो वर्ण दोष आ जाता है उसमें, तो व्यवहार बदल जाता है, लड़के को तुच्छ समझने लगती है। इसके बाद दूसरा 2 नंबर का आता है वश्य। वश्य का मतलब है नियंत्रण। हमेशा वर का नियंत्रण तो चल जाता है, कन्या का नियंत्रण नहीं चलता। यही इस वश्य दोष से हम देखते हैं। ये 2 नंबर का आता है, 2 मार्क्स का। 3 नंबर का आता है तारा। तारा से मतलब संपत्ति देखते हैं, संपत्ति बिना भी गुजारा नहीं हो सकता है। इसके बाद आती है योनि। योनि से, क्योंकि योनि भी एक अहम है, बिना सेक्स, इससे सेक्स देखते हैं, संतान देखते हैं कि संतान होगी कि नहीं। इसके बिना रिश्ते टूट जाते हैं। यदि
ये चीजें हम नहीं देखेंगे तो रिश्ते टूट जाएंगे। इसके बाद आता है ग्रह मैत्री। ग्रह मैत्री मेन है, आचार विचार आपस में कैसे रहेंगे। यदि ग्रह मैत्री दोष है तो लड़का कुछ चाहेगा, यदि किसी होटल पे भी जाकर के खाना खाएंगे तो दोनों के लिए अलग पसंद नापसंद अलग होगी, तो इसे कहते हैं ग्रह मैत्री। इसके बाद आता है गण। गण से दोनों के बच्चों के वर्ग और कन्या के स्वभाव देखते हैं। बुकुट। बुकुट से हम दाम्पत्य जीवन देखते हैं, दाम्पत्य सुख कि ये आपस में रह करके एक जगह सुखी रह सकते हैं नहीं रह सकते हैं। तीसरा नाड़ी दोष देखते हैं, उससे स्वास्थ्य देखते हैं। सबसे भयंकर है, आपने जैसा कि अभी कहा कि कितने गुण कम से कम मिलने चाहिए जी। यदि नाड़ी दोष ना हो, क्योंकि नाड़ी भी वात पित्त कफ को दर्शाती है। जी। किस बच्चे में वात दोष होगा, किस बच्चे में कफ होगा। यदि वात नाड़ी मिल जाए, यानी कि लड़की को भी वात की बीमारी है तो लड़के को भी वात की बीमारी है, या कफ की बीमारी है, तो वो बढ़कर कितनी हो जाएगी, एक मृत्यु का रूप धारण कर लेगी। आजकल आप देख रहे होंगे बहुत मोटे मोटे चश्मे चढ़ते हैं जी। ऐसे दाम्पत्य के बीच में आप देख लीजिएगा, छोटे से बच्चे को होते ही बहुत मोटे मोटे चश्मे चढ़ने शुरू हो जाते हैं। ये नाड़ी दोष वाले, यानी कि जिसके नाड़ी दोष कम वो होती है, कमजोर होती है, नाड़ियाँ अपने आप कमजोर हो जाती हैं जब बच्चे आपस में मिलते हैं। तो नाड़ी दोष में तो 18 गुण भी नहीं चलते हैं। नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए, तो ये देख लेना चाहिए। कुछ चीजें हैं जो 18 गुण पे भी हम विचार कर सकते हैं। मेरा मतलब ये है कि कम से कम कितने जो है वो मिलान होना चाहिए, और कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने उस पर जो है परिवार खुश रह सकता है, जो मिलान होता है जो लड़का लड़की का, तो कितने उस पर होना चाहिए। देखिए सारी चीज अलग अलग है। कायदे में तो सारी चीजें होनी चाहिए, स्वभाव भी होने चाहिए, स्वभाव भी मिलना चाहिए, नियंत्रण भी वर का होना चाहिए। इतना भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा लड़की को बिल्कुल ही समाप्त कर दे, उसका इतना बड़ा नियंत्रण उसके ऊपर हो जाए। तो ये सारी चीजें हम कुंडली से देखते हैं, इसका ये कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके बाद में अष्टकूट मिलान करने के बाद में हमें देखना होता है कि हम ये भी देख लें, जो आजकल बहुत ही गलती कर रहे हैं हमारे विद्वान, कि कुंडली मिलान जो करें तो बोलती राशि से ना करके। तो इतना मिलान जो होता है उसके बाद में रिश्ते बार बार घरों के क्यों टूट रहे हैं? मिलान हो नहीं रहा है एक्चुअली। तो जो जब शादी से पहले विद्वान जब लोग जाते हैं, जब परिवार के लोग अपना मिलान कराने के लिए जाते हैं, तो वहां पर ज्योतिष के माध्यम से ही उन चीजों को देखा जाता है। उसमें तो उसी के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि आज जो है कोई तो अपनी बच्चों की उम्र छुपा लेता है, किसी को अपने, यानी कि उम्र कभी नहीं छुपानी चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं छुपानी चाहिए। यदि 1 मिनट का भी अंतर होगा तो भी जन्म पत्री पर अंतर आ जाएगा। ग्रहों का अंतर 1 मिनट में भी बदल सकता है, सब कुछ बदल सकता है। इसलिए उम्र कम करने के लिए, खासकर लड़की वाले उम्र कम करने के लिए बता देते हैं। आजकल मैं अपने विद्वानों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि ये कलंक ज्योतिष के ऊपर न लगने दें, कि आप बोलते नाम से, एक नाम बोलता होता है, एक बचपन का नाम होता है, नहीं, एक बोलता नाम होता है जिसको हम बोल रहे हैं, और एक कुंडली से निकाला जाता है, कैलकुलेशन करने के बाद निकाला जाता है, नक्षत्रों के माध्यम से एक नाम निकाला जाता है। तो उस नाम को, जो नाम निकला है उसको वो नाम रखें, उसी से ही डेट ऑफ बर्थ से राशि निकाल करके ही कुंडली मिलान करें, वरना उसका रिजल्ट नहीं होगा। उसी के ये कारण हो रहे हैं सारे के सारे कि आज रिश्ते टूट रहे हैं। यदि आप बिल्कुल गारंटी लेना चाहते हैं, हमारे शास्त्र गलत नहीं हो सकते हैं, शास्त्र बिल्कुल ठीक है, और एक एक चीज की हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, बशर्ते कि आप भी ठीक होंगे। सबसे पहले वर और कन्या की जैसे ही आपके पास जन्म पत्री आती है, उससे मिलान कर लेना चाहिए कि ये ठीक है कि नहीं है। जो बीमारियां उसमें आपको दिखाई दे रही हैं, पूछिएगा, वर और कन्या से बीमारी पूछ सकते हैं, उनकी घटनाएं, टाइप ऑफ इवेंट्स पूछ करके बता सकते हैं कि ये कुंडली ठीक है कि नहीं है। समय से और कुंडली देख करके आप बता सकते हैं कि ये कुंडली ठीक है कि नहीं है। तो ये आप रिसर्च करके, क्योंकि हमारे मुनीषियों ने हमारे लिए बहुत बड़ी खोज करके हमें दिया है, तो ये गलतियां होती हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैंने देखा है कि विद्वानों के पास गए और उन्हें कहा कि
चुन्नू के नाम से नहीं हो रहा तो मुन्नू के नाम से शादी निकाल शादी निकलवा दी। तो लेकिन ऐसा नहीं है, नाम का कोई महत्व नहीं। कुंडली मिलान कीजिएगा, कुंडली मिलान के कुछ घटक हैं, ये 8 घटक हमने आपको बताए, ये चेक करिएगा। इसके बाद मांगलिक योग चेक करिएगा। मांगलिक योग देखते ही शादी के लिए मना कर देते हैं आज, जबकि ऐसा नहीं है कि मांगलिक दो इतना खतरनाक है। मांगलिक पावर्टी तो जरूर बनाता है, लेकिन उसके 18 परिहार भी हमारे शास्त्रों में साथ ही बताए हैं। उन परिहार को देख करके ही आपको कुंडली मिलान करने के बाद, ऐसा नहीं है कुंडली में देख लिया कि मांगलिक दोष है। मांगलिक दोष कब आता है? जब मंगल 1, 4, 7 और 12वें भाव में आ जाए, 8 और 12वें भाव में आ जाए तो मांगलिक दोष बन जाता है। तो ये मांगलिक योग ऐसा नहीं है, ये अच्छा भी होता है जी। यदि इसका परिहार हो जाए तो अच्छा हो जाता है। एक अच्छे रिश्ते को आप खत्म कर रहे हैं, जिसके हर्जे कर्जे सबके जिम्मेदार आप हैं। तो मांगलिक दोष की भी एक कैलकुलेशन सही तरीके से करके आप करेंगे। ज्योतिषाचार्य, मेरा एक सवाल और भी है कि जब शादी हम लोग करते हैं तो एक बचपन में जिस समय हम लोग पैदा होते हैं, हमारे माँ बाप उसमें एक नाम रखते हैं। घर में कोई भी नाम रख दिया जाता है जो ब्राह्मण के द्वारा रख दिया जाता है। और जब शादी होती है तो उस समय जो स्कूल में होता है उस समय कुछ और नाम होता है, और शादी के समय कुछ और नाम होता है। तो ऐसे में क्या उसका भी कुछ फर्क पड़ता है? बिल्कुल पूर्ण रूप से अक्षर का फर्क, जैसे मंत्रों में अक्षर का फर्क पड़ता है। जैसे हमने आवाज दी, ओ जो चीज़ हम बोल रहे हैं, जैसे आप राजेंद्र कुमार जी हैं जी, ये रा जो चल रहा है, ये जो बोलती राशि है हमने बुला दिया है, तो इसको खगोल में जाकर के एक समय लगता है जी। यदि वो समय आप जो आपने जन्म पत्री के माध्यम से आपने नाम निकलवाया है वो तो पहले से ही बोलता आ रहा था, तो इसमें 8, 10, 12 साल तक का समय लगता है कि राजेंद्र की ये राशि सही बैठती है, सही बैठे, तो थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू करता है। इसलिए नाम का बड़ा महत्व है। ये परंपरा बिल्कुल गलत है कि जो कुंडली में नाम सुझवाया गया है, कि बहुत से विद्वानों ने पता नहीं कहां से, क्योंकि ज्योतिष बड़े गलत लोगों के हाथों में गई। मुगल कालीन शासन में हमारी ज्योतिष को बिल्कुल एक प्लान के तहत को इसको खत्म किया गया, और अंग्रेजों के आते आते इसको ढोंग समझा जाने लगा। तो आज भी हमने उसी परंपरा पर हमारे विद्वान कहते सुने हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं कह देना चाहता हूं कि फिर आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? मैंने ये कहता सुना है कि जो जन्म पत्री में नाम सुझाया गया है उस पर नाम मत रखिएगा। आपने भी सुना होगा ये चीज। तो हम यही कहना चाहते हैं कि बिल्कुल रखिएगा। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो आप? फिर क्यों नाम सुझवा रहे हो? तो विद्वानों से भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ऐसा कार्य मत करें, क्योंकि जो नाम सुझवाया गया उसका कोई महत्व होगा, तभी तो इतना समय आपने जन्म पत्री के ऊपर लगाया। और नाम का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, जैसे मंत्रों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। आवाज जैसे ही खगोल के अंदर हमारी चलेगी तो ग्रह वही ग्रह एक्टिवेट होगा, और आप भी इस चीज को अनुमान लगा सकते हैं। यदि हम किसी नेगेटिव अक्षर को आवाज देने लगे, उसको हमारे शरीर में सेट होने के लिए बहुत समय चाहिएगा। तो इसलिए यही है कि नाम का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। बार बार करके बुलाएंगे तो वो सटीक होगा। अच्छा, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ दोष जरूर होता है, किसी ना किसी ग्रह का दोष होता है, और आदमी दुखी भी होता है, सुख में भी रहता है। तो ऐसे में अपने जीवन को किस तरीके से सुरक्षित रखा जा सकता है, थोड़ा बताएंगे? हाँ बिल्कुल। हमारे जो जन्म कुंडली है उसमें 12 भाव दिए गए हैं। यदि इंसान बिल्कुल सुख और शांति के साथ रहना चाहता है, इसमें दशाएं, अंतर्दशाएं और प्रत्यंतर दशाएं और गोचर चलती हैं। इनका मतलब यह है कि जब दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा या अन्य दशाएं चलती हैं तो वो ग्रह एक्टिवेट होता है हमारे शरीर के अंदर। यदि हम उसको, कुछ कमजोर ग्रह है तो उसको और एक्टिवेट करके, कुछ ग्रह डोनेट मांगते हैं, दान मांगते हैं। डोनेट का मतलब यह है हम उनको अपने शरीर से अलग कर ले जाए, उनकी चीजें अपने शरीर से अलग करेंगे तो भी हम एक्टिवेट कर सकते हैं। ग्रहों को एक्टिवेट करने के बहुत सारे तरीके हैं।
ये आम मंत्रों का जाप करें, या किसी विद्वान आचार्य से हमें शुद्ध मंत्रों का जाप कराना चाहिए। योग के माध्यम से भी हम अपने ग्रहों को एक्टिवेट कर सकते हैं, और अन्य बहुत सारे माध्यम हैं जिनसे हम अपने ग्रहों को एक्टिवेट कर सकते हैं। ग्रहों का ही खेल है। ग्रह जब चेंज होते हैं किसी भी सूरत में, सब ग्रह एक साथ काम नहीं करते हैं। सिर्फ अंतर प्रत्यंतर और गोचर वाले ग्रह ही हमारे जीवन में काम आते हैं और काम करते हैं। जिस तरीके से एक टावर है, मोबाइल टावर लगा हुआ है, यदि मोबाइल को रेंज से बाहर, जो ग्रह हमारी रेंज से बाहर चला गया तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि मोबाइल में और टावर में डिफरेंस आ गया तो उसके सारे टावर उड़े हुए होंगे, तो वो ग्रह उसका पूजा करना ना करना बेकार है। लेकिन जो टावर के अंदर आ गया मोबाइल, तो फिर उस पर आवाज करें और पैसे डलवाएं, बात करें, तो उसका फायदा है। वही ग्रह हमारे शरीर के पास में जो ग्रह होता है एक्टिवेट, वही करता है। किसी न किसी रूप में यदि प्रभाव होगा, उसी के रतन पहनने चाहिए। रतन हम पहन लें, पत्थर है, हर समय पत्थर है, लेकिन जब दशा अंतरदशा गोचर या अन्य कोई भी ग्रह का एक्टिवेशन होता है हमारे शरीर के ऊपर, तभी ये रतन भी कार्य करता है। अच्छा ज्योतिषाचार्य जी, एक आदमी पर कितने समय तक का ग्रह रहता है? ये सब ग्रहों का अपनी टेंडेंसी, स्वभाव के अनुसार अलग अलग समय इनका दिया गया है कि कितना रहता है। जैसे विषुवंतरी दशा की यदि हम बात करें, केतु 7 साल चलता है, शुक्र 20 साल चलता है विषुवंतरी दशा में, लगातार 20 साल चलता है शुक्र। सूर्य 6 साल चलता है, चंद्रमा 10 साल चलता है, मंगल 7 साल चलता है, और मंगल के बाद राहु आता है, राहु 18 साल चलता है, गुरु 16 साल चलता है, शनि 19 साल चलता है, बुध 17 साल चलता है, फिर लौट करके केतु आ जाता है। केतु आ जाता है। हाँ, इनकी यदि अंतरदशा की बात करें और प्रत्यंतर दशा की बात करें, इसी से कैलकुलेशन होती है। जैसे शनि की जो दशा चलती है 19 साल चलती है, जब उसकी विषुवंतरी दशा ज्यादा चलेगी तो अंतरदशा भी शनि की ज्यादा चलेगी। जैसे केतु की 7 साल चलती है तो इनकी कम चलेगी। तो ये एक ये मैथ है, गणित है, ये आप क्लास के माध्यम से ही आप आम आदमी पर साढ़े साथी का क्या प्रभाव है? देखिए, शनि महाराज जो आते हैं, इन शनि को का नाम सुन करके ही दिल दहल जाता है जी। लेकिन ये बात पक्की सी है कि शनि लेकिन लेने के लिए भी आते हैं और देने के लिए भी लेकिन आते हैं। कहते हैं कि शनि जिस पे खुश होते हैं उसको माला माल कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, शनि की शार्ट सती, यदि शनि के रूल हम फॉलो करेंगे, शनि के कुछ रूल होते हैं, यदि हम उनको अपने जीवन में उतारें, पूर्ण रूप से फॉलो करें, तो निश्चित रूप से शनि महाराज भर देते हैं। एक ज्योतिष विद्या के अंदर सबसे मेन चीज़ ये आती है कि जब भी हम जो किसी ज्योतिष, जैसे हमारे पास में कोई कष्ट आ रहा है, तो ज्योतिष विद्या के अंदर एक चीज़ बताई जाती है कि कोई कहता है कि जी नग पहने, कोई कहता है कि जी गंगा स्नान करें, कोई कहता है कि जी आप पूजा करें। तो इस तरीके के बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं। सभी उपाय जो हैं वो अलग अलग होते हैं। तो ऐसे में एक आदमी जो है वो सही माने में किस तरीके का उपाय करे जिससे कि उसके जो जीवन के कष्ट हैं वो दूर हो सके। यदि अगर वो आप 7 अलग अलग बता रहे हैं कि जो गंगा के नहाने से होगा या दूसरे कार्यों से होगा या इस प्रकार की जो परेशानियां आती हैं, अलग अलग जब उपाय बताए जाते हैं तो आदमी से कभी पूरे नहीं होते हैं। और यदि अगर एक रास्ता मिले तो उसमें पूरे हो सकते हैं, तो उसमें सबसे श्रेष्ठ क्या है? देखिए, एक विद्वान जिसके पास आप जाते हैं, उपाय वैसे तत्व के अनुसार करना चाहिए। कोई भी ग्रह जिस तत्व की राशि में, 4 तत्व होते हैं, अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल, ठीक है। इन तत्वों के अनुसार ही इलाज किए जाते हैं, इलाज बताए जाते हैं। अग्नि जिसमें मान लो यज्ञ है, हवन है, या दीपक का प्रयोग कर रहे हैं। पृथ्वी के जो हैं, पृथ्वी से संबंधित रत्न पहनना या यंत्र का प्रयोग करना या उसकी चीजें खाना, ग्रह की चीजें खाना। अग्नि पृथ्वी, पृथ्वी से संबंधित चीजों को, क्योंकि पृथ्वी, ये रत्न भी पृथ्वी से ही प्राप्त होता है। वायु, मंत्रों का जाप, आरतियां,
ये सब उसी के अंदर आती है। जल, उसके बूटे में, पेड़ों में जल देना, या आप बता रहे हैं जैसे कोई चीज़ें यदि डोनेट करनी है तो बहाना, जी जी जी। पानी में, जल में प्रोवाइड करना, इस तरीके से होती है। तो इसमें कन्फ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि आप कह रहे हैं कि कन्फ्यूज होना है, तो किसी अच्छे विद्वान से, सेटिस्फाई विद्वान से, पढ़े लिखे विद्वान के पास यदि आप जाएंगे तो वो निश्चित रूप से सही फल, सही चीज़ें आपको बताएंगे। ज्योतिष सर, मेरे एक और सवाल है थोड़ा सा। जिस तरीके के एक परिवार होता है, लड़के का जिसको परिवार बोलते हैं, तो जब एक नई बहू आती है जिसको घरेलू गृहस्थी लड़की जिसको बोला जाता है, तो क्या उसके जो वास्तुशास्त्र में भी इसका कोई प्रभाव पड़ता है क्या? देखिए, वास्तु का तो बहुत बड़ा प्रभाव है। वास्तु का और ज्योतिष का बहुत गहरा संबंध है जी। यदि किसी की कुंडली हम देखते हैं कि बहुत बढ़िया है, कुंडली में दोष नहीं है, लेकिन उसके वास्तु में दोष है, उसका मकान में टेढ़ा बेढ़ा या गलत चीजें बनी हुई हैं, कोणों में, ईशान कोण समझ लीजिएगा, आग्नेय कोण समझ लीजिएगा, गलत चीजें बनी हुई है, लैट्रिन बनी हुई है, ये बहुत बड़ा ज्योतिष का ही अंग है, ज्योतिष का अभिन्न अंग है वास्तु भी। उससे कैसे सुरक्षा पाई जा सकती है फिर? वास्तु ठीक करने के बाद भी। वास्तु भी दो प्रकार के होते हैं, एक आदर्श वास्तु और एक दृश्य वास्तु, जो दिखता है। जैसे हमने लैट्रिन गलत स्थान पे बना ली है, नल गलत स्थान पे गड़ा लिया, या हमने ब्रह्म स्थान नहीं छोड़ा, ब्रह्म स्थान दबा दिया है, तो ये होता है दृश्य वास्तु। एक होता है अदृश्य वास्तु, जिसको भूत प्रेत का साया घर में कहते हैं। पड़े पड़े आवाज आएगी, आपको सू सू की आवाज आती है जी, मुझे घर में लेट करके, मुझे दूसरी आवाज आती है, बिल्कुल होती है उस घर में। कोयले निकलना या अन्य शल्य, इसलिए शल्य चिकित्सा करते हैं, शल्य का भी इसमें विधान है। तो वास्तु और जन्मपत्री, यदि कोई बच्चा बहुत अच्छा आया, नवी नवेली, जैसा आपने पूछा है कि नवी नवेली दुल्हन आई, उस घर में ठीक रहती थी, दूसरे घर में आकर के यदि उस घर का वास्तु बिगड़ा हुआ, सारे बीमार हैं उसमें, या नया घर बदला तो नए घर में आकर के ये परेशानी हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि जैसे जब शादी हो जाती है तो जो उनके मान लीजिए पतिदेव हैं, तो उनके साथ में वो गृहस्थी खुश रहती है, लेकिन सास ससुर के साथ में नहीं बनती है, तो क्या इसमें भी इसका ज्योतिष विद्या का कोई या वास्तुशास्त्र का कोई असर पड़ता है? देखिए, हमने बताया कि जिस समय हम जन्मपत्री मिलाते हैं, तो इसमें जो 8 घटक बताए हैं, इसके अंदर और जन्मपत्री में देख करके हम ये देख सकते हैं कि लड़की की अपनी सास से बनेगी कि नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, लड़के की बनेगी कि नहीं बनेगी। ये कुंडली मिलान इसीलिए कराते हैं और कुंडली इसीलिए दिखवाते हैं कि उससे पता लग जाता है कि किसके साथ नहीं बनेगी, किसके साथ बनेगी। यदि हमने पहले बताया कि रिश्ता है तो प्रेम, सौहार्द, शांति, ये शांति जो देखी जाती है जन्मपत्री के अंदर, ये इसीलिए देखा है। सौहार्द इसलिए देखा जाता है कि लड़की अपने घर में सही रहेगी कि नहीं रहेगी, तो ये सारी चीजें सभी लोग आपस में खुश रह सकें। कुछ समाज को कोई संदेश देना चाहेंगे आम आदमी को, जिनको इस वास्तुशास्त्र के बारे में, ज्योतिष विद्या के बारे में ज्ञान नहीं है, तो आप हर घर खुशहाल रहे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, ये अपना कम से कम इतनी विद्या का इसका ज्ञान लें कि अपने बारे में तो कम से कम सीखी जाए, और सबके घर घर में ज्योतिष का शिक्षा होनी चाहिए, ताकि आप अपने कम से कम एक बच्चे को ज्योतिष आनी चाहिए, ताकि कल्याण हो सके और अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में, वर्तमान के बारे में हम जान सकें। शुक्रिया, धन्यवाद मेरा जी।